So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran. You are the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And Mr. President, you and I both know it's not even close. While you focus at home, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गेंद अब हमास के पाले में है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि गजा का भविष्य उसके जवाब पर टिका है और इजराइल अब शांति का पक्षधर है। सुनने में सब कुछ सीधा सादा और सरल है, पर हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है। क्यों? क्योंकि इस प्लान का मकसद है पिछले 2 बरसों के सबसे खूनी टकराव को रोकना, यहूदी और फलस्तीनी झगड़े की तारीख की सबसे बर्बर लड़ाई को थामना। इसलिए इसमें कितना वक्त लगेगा और किस पक्ष की कितनी राजनीतिक पूंजी लगेगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। सबके आगे कुआं, सबके पीछे खाई है। फिर चाहे वो नेतन्याहू की अपनी सियासत हो, इजराइल की सुरक्षा हो, अरब देशों की असुरक्षा हो, हमास की महत्वाकांक्षा हो, सबको ही ऐसे कदम उठाने होंगे जो वे उठाना नहीं चाहेंगे। खबर यह भी है कि नेतन्याहू ने 11th आवर में प्लान में कुछ फेरबदल कराए। ट्रंप की दोस्ती काम आई। इसके बाद नेतन्याहू ने प्लान पर सहमति जताई। पर क्या नेतन्याहू इजराइल वापसी के बाद हिब्रू में अपनी कौम के सामने खुले मंच पर यही कह पाएंगे? क्या वो अपनी धुर दक्षिणपंथी कैबिनेट को समझा पाएंगे? और क्या हमास उस प्लान पर हामी भरेगा जिसमें उसकी बुनियाद ही मिटाई जा रही हो? क्या वो हथियार छोड़ेगा? और फिर फलस्तीन की आम जनता, उसका क्या? क्या सिर्फ रोज की बमबारी से निजात ही उसकी एकमात्र उम्मीद है या कोई टिकाऊ फायदा भी उसे मिलेगा? आज के शो में इन्हीं सारे सवालों पे चर्चा होगी। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India. उनतीस सितंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। इसके पहले ही ट्रंप के संभावित पीस प्लान का मसौदा दुनिया भर में तैर रहा था। इसकी डिटेल्स मीडिया के हाथ लग गई थी। हमने भी कल के दुनियादारी में प्लान के कुछ ब्यौरे आपको दिए थे। दोनों लीडर्स की मुलाकात से पहले यह सवाल था कि क्या नेतन्याहू इस प्लान पर हामी भरेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि यह मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग के बाद ट्रंप ने आज का दिन शांति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है यह कहा। तब नेतन्याहू बगल में खड़े थे। इसी मंच से गजा के लिए 20 पॉइंट का पीस प्लान पेश हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि वेस्ट एशिया और इजराइल के पड़ोस में इस प्लान को अद्भुत समर्थन मिला है। इसी दिन ट्रंप ने कतर और इजराइल की सुलह भी कराई थी। नेतन्याहू ने 9 सितंबर की दोहा वाली स्ट्राइक के लिए कतर से माफी मांगी। फिर ट्रंप के प्लान का खुले दिल से स्वागत किया। कहा यह प्लान इजराइल के वॉर एम्स के अनुकूल है। here's our plan. Pass it in the cabinet. All our hostages, both those who are alive and those who died, all of them will return home immediately. Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. अरब और इस्लामी देशों समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने इसका समर्थन किया। भारत भी इस लिस्ट में था। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, शांति की उम्मीद जताई। तो ऐसे में क्या है इस 20 पॉइंट वाले प्लान में, ये समझते हैं। देखिए, जब भी इजराइल और हमास में युद्ध विराम की बात होती है, बात 3 मुद्दों पे आके अटक जाती है। पहला, हमास का भविष्य क्या होगा। दूसरा, जंग खत्म होने के बाद गजा की कमान कौन संभालेगा। और इन सब में इजराइल की फौज का रोल क्या रहेगा।
तो अब सवाल है कि क्या ट्रंप का प्लान इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे पा रहा है? लेट्स चेक। हमने समझने में आसानी के लिए प्लान को कुछ हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा है सीज फायर। पहले हिस्से में सीज फायर का पूरा ब्लूप्रिंट लिखा है। यह सेक्शन सबसे बड़ा सवाल हल करता है कि जंग रुकेगी कैसे और बंधक छूटेंगे कैसे। लिखा है कि अगर दोनों पक्ष हामी भरें तो जंग फौरन रुकेगी, मोर्चे जहां हैं वहीं थम जाएंगे, फ्रंट लाइन फ्रीज। इसके बाद एक शर्त है, शर्त यह कि इजराइल जैसे ही सार्वजनिक तौर पर इस समझौते को मानेगा, हमास को 72 घंटे में सारे बंधक लौटाने होंगे, जिंदा भी और जो मर चुके हैं उनकी लाशों को भी। मौजूदा समय बात करें तो अंदाज है कि हमास के पास तकरीबन 48 बंधक है, जिनमें सिर्फ 20 जिंदा माने जा रहे हैं। इसके बदले इजराइल ने हामी भरी है 250 उम्र कैद की सजा पा चुके फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने की। साथ ही 1700 गजा वासियों को भी आजाद करने का ऐलान किया है, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा लाशों का भी एक रेशियो तय है। हर एक इजरायली शव के बदले 15 फिलिस्तीनी शव लौटाए जाएंगे। अब गौर कीजिए, प्लान का सीक्वेंस बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इजरायली सेना खरगोश नहीं कछुए की तरह भागेगी, एक ऐसा कछुआ जो थकने पे खरगोश की तरह आराम भी फरमा सकता है। प्लान में इजरायली सेना का फुल विड्रॉल यानी पूरी निकासी पहले पहल तो नहीं होगा। सेना पहले एक तय की गई लाइन तक पीछे जाएगी, जो लाइन गजा के अंदर ही है। जंग रुकने के बाद इजराइल की सेना इस लाइन तक पीछे हटेगी। नक्शा देखिए, यह है गजा पट्टी। इजराइल और मिस्र के बीच IDF यानी इजराइल की फौज का वर्तमान लाइन ऑफ कंट्रोल नीली लाइन से आपको दिख रहा है। अब पीली लाइन पर ध्यान दीजिए, यह है पहला कदम यानी इनिशियल विड्रॉल। यहां पर होगी बंधकों की अदला बदली। इसके बाद यह है लाल लाइन, सेकेंड विड्रॉल। यह तब होगा जब इजराइल की फोर्सेस पूरी तरह से तैयार होंगी और ट्रंप प्लान के स्टैंडर्ड्स पर काम कर रही होंगी, यानी धीरे धीरे चरणबद्ध वापसी। और ये हरी नीली धारियां जो हैं सिक्योरिटी बफर जोन है। इसका मतलब क्या है? पूरी वापसी नहीं होगी, इजराइल बफर जोन बनाए रखेगा ताकि सुरक्षा बनी रहे और अचानक से हमास या कोई दूसरा खतरा न आए। इससे क्या मिलता है? इजराइल का रिस्क घटता है, उसकी सबसे बड़ी मांग सबसे आगे रख दी गई है और दबाव हमास पे डाल दिया गया है। यही सीक्वेंस हमास के लिए भरोसे की सबसे बड़ी कमी भी है। उनसे कहा जा रहा है अपना सबसे कीमती पत्ता बंधक पहले दे दो, और इसके बदले जो वापसी वायदे में दी जा रही है वो शर्तों पर टिकी हुई है, अधूरी और अनिश्चित है। पहले की डील्स भी अक्सर यहीं पर आके अटकती थी। इजराइल हमेशा से कहता आया है कि पीछे तभी हटेंगे जब हमास सारे बंधक छोड़ दे। हमास कहता आया है कि बंधक तभी छोड़ेंगे जब इजराइल पूरी तरह से पीछे हट जाएगा। तो सवाल है कि क्या हमास इतनी बड़ी कीमत पर यह प्लान मानेगा? यह सवाल न होता अगर ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती न होती। कैसे? इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू ने अंतिम समय में ट्रंप के प्लान में बड़े बदलाव करवाए थे। इसमें से एक इजरायली सेना की वापसी को लेकर भी था। पहले जो प्लान वायरल होता था उसमें साफ नहीं था कि इजराइल कहां तक वापस जाएगा, लेकिन नेतन्याहू की सहमति से पहले इसके लिए एक लाइन तय की गई। तो अब प्लान में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोस्ती और कहां कहां पे काम आई है। दूसरे हिस्से पे चलते हैं जो है मानवीय मदद का। प्लान का दूसरा हिस्सा मानवीय मदद से जुड़ा हुआ है। जैसे ही यह प्लान मान लिया जाएगा, मानवीय सहायता के लिए गजा में सामान भेजा जाएगा। इसमें सिर्फ खाना और दवाई नहीं है, साथ में भेजा जाएगा अस्पताल, पावर ग्रिड, पानी, सीवेज सिस्टम, बेकरी और बाकी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत का पूरा सामान। मतलब गजा के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों का हल। प्लान का तीसरा हिस्सा है हमास का भविष्य। इस हिस्से में हमास के भविष्य की बात की गई है। प्लान हमास के हर लड़ाके के सामने दो रास्ते रखता है। पहला रास्ता माफी, जो लड़ाके अपने हथियार छोड़कर अमन चैन से रहने का वादा करेंगे उन्हें माफी मिलेगी और वे गजा में रह सकेंगे। दूसरा रास्ता निकासी, जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित रास्ता देकर दूसरे देशों तक भेज दिया जाएगा।
पर हमास के सामने एक शर्त भी है। हमास को वादा करना होगा कि वो संगठन के तौर पर गजा की सरकार में कोई भूमिका नहीं रखेगा, न सीधे न परोक्ष तौर पे। मतलब एक तरह का राजनीतिक समर्पण करना होगा। इसके अलावा उसे हथियार भी छोड़ने होंगे। गजा का हर एक सैन्य ढांचा तबाह किया जाएगा। सुरंगें, हथियार बनाने की फैक्ट्रीज, रॉकेट, गोदाम सब मिटा दिए जाएंगे। फिर डीमिलिटराइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। इससे स्वतंत्र मॉनिटरों की निगरानी में ये इसको चलाया जाएगा। हथियारों को स्थायी तौर पर बेअसर किया जाएगा। एक तय तरीका होगा जिसे दोनों पक्ष मानेंगे। इंटरनेशनल फंड से री इंटीग्रेशन प्रोग्राम होगा जिससे लड़ाके नागरिक जीवन में लौट सकेंगे। हर कदम मॉनिटर्स वेरीफाई करेंगे। कोई छुपा हुआ हथियार नहीं बचेगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अरब और मुस्लिम देश भरोसा दिलाएंगे, एक तरह की सिक्योरिटी गारंटी देंगे कि नया गजा अपने पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं बनेगा। अगर हमास इन शर्तों को नहीं मानेगा तो इजराइल फिर से पूरी ताकत से हमला कर सकता है और यह करने के लिए उसे अमेरिका का पूरा समर्थन दिया गया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वी विल फिनिश द जॉब। עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה. लेकिन हमास की नजर में यह समर्पण जैसा है, उनका पूरा अस्तित्व ही एक सैन्य प्रतिरोध पर टिका हुआ है। हथियार छोड़ना अपनी पहचान मिटाने जैसा होगा। यह प्लान संगठन को कोई राजनीतिक भविष्य भी नहीं देता है। माफी या निर्वासन को एक विकल्प के तौर पर सामने रखता है। केवल व्यक्तिगत लड़ाकों के लिए ही है यह पूरा रास्ता, संगठन के लिए नहीं है। ऐसे में कैसे बात बनेगी? पहले यही सवाल जानकारों से समझ लेते हैं, फिर आगे के हिस्से समझेंगे। देखिए, उम्मीद ये की जा रही है इजरायली साइड से और अमेरिकन साइड से कि हमास पूरी तरह से तबाह हो चुका है और जो बाकी बचे कुचे हैं थोड़े बहुत, उनकी भी जान जाएगी। तो वो अपनी जान बचाने के लिए इस पे रजामंदी दे देंगे कि वो रिलीज भी कर देंगे होस्टेज और वो अपने आप को डिसआर्म भी कर देंगे। अब अगर वाकई ये बात सच है कि वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं तो शायद कर भी दें, पर अगर नहीं हुए हैं इतने ज्यादा कमजोर, या अगर वो आखिर तक लड़ना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी जान देना चाहते हैं, तो फिर ये प्लान कामयाब नहीं होगा। क्योंकि इस प्लान में, जैसे आपने कहा, पूरा का पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा नेतन्याहू के ऊपर उनको। ये भी कि वो अपने हथियार भी छोड़ दें, ये भी कि उसके बाद सरेंडर कर दें और सारे हॉस्टेज छोड़ दें, और ये भी कि नेतन्याहू अपने सिपाही गाजा में से हटाएंगे। इस बात पे भी रजामंदी होगी। हालांकि मतलब पूरी तरह से नहीं भी हटाएंगे, इस प्लान के हिसाब से वो जो बॉर्डर के एरियाज हैं उनमें उस स्ट्रिप में रखेंगे, अपने मेन एरिया से हटा देंगे, पर उस पे भी आपको उनके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। तो पूरा ट्रस्ट का इशू है, आपको पूरा नेतन्याहू पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब हमास बिल्कुल हर तरह से या तो हार चुके हैं या फिर वो अपने पब्लिक के प्रेशर में आ गए, क्योंकि इतने ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं सिविलियन। प्लान का अगला हिस्सा है गजा के भविष्य से जुड़ा हुआ। प्लान की जबान मौजूदा परेशानियों के लिए स्पष्ट है, लेकिन युद्ध के बाद गजा के भविष्य को अस्पष्ट रखा गया है। शब्दों में ढीलापन है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जंग के बाद गजा की सत्ता कौन संभालेगा। प्लान में 3 लेयर्स का गवर्नेंस ढांचा जो है वो सुझाया गया है। पहला स्तर है स्थानीय टेक्नोक्रेट्स, यानी जमीनी कामकाज और रोजमर्रा की सेवाएं संभालने वाला एक सिस्टम। ये एक टेक्नोक्रेटिक गैर राजनीतिक कमेटी होगी। इसमें फलस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। दूसरा लेयर है एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड जो टेक्नोक्रेट्स का पहला स्तर था, उसकी निगरानी करेगा। यह बोर्ड, जिसे कहा गया है बोर्ड ऑफ पीस, इस बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप खुद करेंगे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय नेता जैसे पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर भी इसमें शामिल होंगे। इस बोर्ड के पास गजा के पुनर्निर्माण के लिए सारे फंड होंगे। इसके बाद एक तीसरा स्तर है, यह है भविष्य की फलस्तीनी अथॉरिटी। बोर्ड ऑफ पीस केवल अस्थायी प्रशासन करेगा। जब वेस्ट बैंक से चलने वाली फलस्तीनी अथॉरिटी अपने ढांचे में बुनियादी सुधार कर लेगी और अमेरिका, इजराइल उसे गजा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार मान लेंगे, अब उसे सत्ता सौंप दी जाएगी उस अथॉरिटी को।
साफ है कि यह ढांचा फलस्तीन संप्रभुता की तरफ नहीं जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जैसा मॉडल है। शब्द टेक्नोक्रेटिक का इस्तेमाल किया गया है ताकि मौजूदा राजनीतिक गुटों को पीछे रखा जा सके। ऐसी स्थितियों में सवाल भी बढ़ते हैं, कौन तय करेगा कि टेक्नोक्रेटिक कमेटी में कौन जाएगा, फलस्तीनी अथॉरिटी के सुधार के मापदंड क्या होंगे और अंतिम फैसला कौन करेगा। जानकारों से समझते हैं कि ऐसे में भविष्य किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। सॉवरेंटी यानी संप्रभुता तो दूर की बात है। ये जो पीस प्लान है इसमें तो ये भी नहीं है कि आपको कभी टू स्टेट मिलेगी। इसमें लिखा है कि अगर कंडीशंस होंगी तो फिर देखा जाएगा टू स्टेट का इरादा। कोई इसमें कॉन्क्रीट टू स्टेट का वादा नहीं है इस प्लान में। और ये तभी लोग एग्री होंगे अगर वो इतने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, यानी कि उनके इतनी ज्यादा बीमारी फैल चुकी है, इतनी ज्यादा भुखमरी, इतना ज्यादा तकलीफ में है, इतनी ज्यादा गर्मी और ठंड से कांप रहे हैं, घर नहीं है, यानी उनकी जीवने की व्यवस्था ऐसी कर दी गई है, इतने ज्यादा मार दिए गए और इतने ज्यादा जख्मी हैं कि वो मान जाएं इस बात पे। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें कुछ भी नहीं है, ना पैलेस्टीनियन स्टेट संप्रभुता तो दूर की बात, स्टेट का भी कोई प्रॉमिस नहीं है इसमें। अब प्लान के अगले हिस्से पे बात जो पोस्ट वॉर गजा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित है कि एक अस्थायी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इसका निर्माण किया जाएगा। अमेरिका और अरब देश साथ मिलकर ये फोर्स तैनात करेंगे। इजरायली सेना के चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने के बाद ये अंदर जाएगी। अंदर आने के बाद फिलिस्तीन की एक पुलिस बनाएगी, उसे ट्रेन करेगी, सड़कों और सीमाओं की सुरक्षा संभालेगी। दस्तावेज ये भी कहता है कि इसके बाद इजराइल गजा पे कब्जा नहीं करेगा, लेकिन फिर यही दस्तावेज एक विरोधाभास भी पैदा करता है। इसमें इजरायली सेना को एक सिक्योरिटी पैरामीटर प्रेजेंस रखने की छूट भी दी गई है, यानी शहरों से सैनिक हटेंगे पर किनारों पे सैनिक बने रहेंगे। एक तरह का घेरा होगा, इंतजाम इसका करना होगा। यह शब्द सिक्योरिटी पैरामीटर जो है वो धुंधला है। क्या ये गजा की जमीन से बफर जोन बनाएगा, जमीन पर मौजूद रह के, और क्या इससे इजराइल को वेस्ट बैंक की तरह छापा मारने की आजादी मिलेगी? यह साफ नहीं है। कागज पर दावा तो है कि कब्जा खत्म होगा, लेकिन हकीकत में गजा में अंदर से अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की पुलिसिंग होगी और बाहर से सैनिक घेरे में मौजूद रहेंगे। इन सवालों के बीच ट्रंप का अपना एक विजन भी है। गजा के आर्थिक भविष्य की बात है। प्लान में आर्थिक विकास के लिए एक ढांचा पेश किया गया है। इसमें नए सिरे से गजा की तामीर होगी ताकि लोग बेहतर जिंदगी जी सकें। किसी को भी गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो जाना चाहें जाएंगे और लौट भी सकेंगे। लोगों को वहीं रहकर भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। इसके लिए एक इकोनॉमिक प्लान बनाया जाएगा, जिसके लिए मिडिल ईस्ट के शहर बनाने वाले एक्सपर्ट्स को भी जुटाया जाएगा। इस प्लान का मकसद है इन्वेस्टमेंट्स और नौकरियों के लिए जमीन तैयार करना। इसके अलावा गजा में एक इकोनॉमिक जोन बनेगा, टैक्स कम होंगे, व्यापार के नए मौके मिलेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या नौकरी और मॉडर्न शहरों का वादा काफी है? क्या इसके बदले लोग पूर्ण संप्रभुता का ख्याल छोड़ देंगे? इन्हीं ख्यालों में एक सवाल है फलस्तीन देश का भी है। प्लान इस मुद्दे को सिर्फ एक ही वाक्य में छूता है। कहता है अगर बाकी सब शर्तें पूरी हैं तो हालात शायद फलस्तीन के आत्मनिर्णय और स्टेटहुड के लिए सही हो सकते हैं। यानी कोई गारंटी नहीं है, बस एक इशारा भर है। ऐसे में जानकारों के पास चलते हैं, समझते हैं कि यह प्लान किसके पक्ष में गया है। अगर यह लागू हुआ तो फलस्तीन देश की स्थापना मुमकिन हो सकती है क्या? इस प्लान के तहत मुश्किल है। देखिए, दो बातें। पहली बात तो आपको नेतन्याहू पे भरोसा करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं लगता कि नेतन्याहू इस प्लान को फॉलो थ्रू करेंगे। वो कुछ ना कुछ अटंगा लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो करने की कोशिश करेंगे इस प्लान को फॉलो, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो इलेक्शन होने पड़ेंगे और मुमकिन है उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मुश्किल ये है कि वो इसको फॉलो थ्रू करेंगे। हाँ, फलस्तीनियों को मिल सकती है अपनी सरकार और सब कुछ,
अगर वो इंतजार करने को तैयार हैं 10-20 साल और, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन जा रहा है वो इसराइल के खिलाफ जा रहा है। अगर आप लेटेस्ट पोल्स देखें तो अमेरिका में भी इसराइल के लिए सपोर्ट कम जा रहा है, इसराइल को एड देने के लिए सपोर्ट नीचे गिरता जा रहा है, 50% नीचे नीचे गिर चुका है, और लोगों को इतनी सहानुभूति नहीं है, खासतौर से डेमोक्रेट्स में तो बहुत बड़ी मेजोरिटी उनके खिलाफ है। तो आगे लग रहा है कि अगर अमेरिका का सपोर्ट वीक होता गया, और बाकी दुनिया में तो हो ही रहा है जो हम यूरोप में देख रहे हैं, तो फिर ऐसा दिन आ सकता है जैसे साउथ अफ्रीका के लिए आया था, कि जब बहुत ज्यादा लोग बॉयकॉट करने लगे तो खुद ब खुद साउथ अफ्रीका अपने घुटनों पे आ गया था इस तरह से। पर ये बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज मैं बता रहा हूँ, शायद ये हो सकेगा, पर इस प्लान के तहत नहीं मिलेगी उनको, मुझे नहीं लगता। अब आगे क्या होगा? क्या हमास हामी भरेगा? क्या वो अपना अस्तित्व मिटाने को राजी होगा? अगर गजा बना तो कैसा दिखेगा? और इन सब में डोनाल्ड ट्रंप को क्या फायदा मिलेगा? इन सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले समय में। फिलहाल हम सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। यहाँ की राजधानी है क्वेटा। 30 सितंबर की दोपहर यहाँ की जरगून रोड पर मौजूद फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के बाहर एक शक्तिशाली कार बम धमाका हुआ। धमाके के बाद 4 हमलावर सामने आए, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और शुरुआती भिड़ंत में 4 हमलावर ढेर कर दिए गए। अब तक आई जानकारी के मुताबिक इस हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और स्थानीय हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लगा दी गई है। बलूचिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया पर कहा है सुरक्षा बलों ने तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया दी है और 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। जनता और सुरक्षा संस्थानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम बलूचिस्तान को शांत और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि जिस जगह पे हमला हुआ वहां पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी पाकिस्तान का एक अर्धसैनिक पुलिस बल है, वहां का उसका ऑफिस है। बता दें कि अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांच एजेंसियों को बलूच अलगाववादी संगठनों पर जो है वो शक है। अगली सुर्खी पे चलते हैं और देखते हैं ये विजुअल्स। ये दृश्य आए हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से, जहां हजारों लोगों ने पाक सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। इस बार कमान संभाली है अवामी एक्शन कमेटी AAC ने, जिसने पूरे इलाके में शटर डाउन, व्हील जैम हड़ताल बुला दी। जम्मू वाले हिस्से में लगने वाले मीरपुर, कोटली, रावलकोट, नीलम वैली जैसे शहरों में दुकानों के शटर गिर गए, सड़कें बंद हो गईं और जगह जगह लोगों ने हमें हक चाहिए के नारे लगाए। AAC नेताओं ने साफ कह दिया कि ये बातों से सुनने वाले नहीं हैं, इन्हें जूतों की भाषा ही समझ में आती है। लेकिन इतना गुस्सा क्यों है? लोगों का कहना है कि 70 साल से उनके फंडामेंटल अधिकारों की अनदेखी, स्थानीय संसाधन जैसे मैंगला डैम या नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बने बिजली और पानी का फायदा शेष पाकिस्तान को दिया जा रहा है, लेकिन कब्जे वाले हिस्से में न्यूनतम सुविधाएं हैं। नतीजतन यहाँ के लोगों को वहन करनी पड़ रही है कटौती और महंगी बिजली। लोगों की ये भी मांग है कि मीडिया पर लगी पाबंदी को हटाया जाए और सभी राजनीतिक कैदियों, खासकर इमरान खान व उनकी पत्नी की फौरन रिहाई की जाए। सरकार ने सिचुएशन को संभालने के लिए, वहाँ की सरकार ने सिचुएशन को संभालने के लिए रात में इंटरनेट बंद कर दिया है। पंजाब से हजारों सैनिक और इस्लामाबाद से अतिरिक्त पुलिस को मंगवाकर इलाके में तैनात कर दिया गया है। आंदोलन बड़ा होता देख AAC ने फिलहाल अपने आंदोलन को रोक दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर हक नहीं मिले तो मामला बड़ा होगा। विरोध 15 अक्टूबर से फिर से शुरू होगा। इस बार आंदोलन सिर्फ बेरोजगारी या महंगी बिजली पर नहीं होगा, बल्कि POJ के असेंबली की 12 शरणार्थी सीटें खत्म करने पर, फेयर पावर टैरिफ, सब्सिडाइज्ड आटा और करप्शन मुक्त प्रशासन की मांग पर भी टिका होगा। AAC का कहना है कि जब तक इन मांगों पर सरकार बातचीत और सुधार के लिए नहीं तैयार होती है, आंदोलन थमेगा नहीं। वकीलों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी इस लड़ाई का खुलकर समर्थन किया है। फिलहाल POJK में इंटरनेट ब्लैकआउट है। शहरों के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां खड़ी हैं। अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना, कल यानी 1 अक्टूबर से रोज़ाना सुबह 11 बजे दी ललन टॉप पर एक नई सीरीज़
आप देख सकते हैं, जिसका नाम है हम बिहार के लोग। इस सीरीज में हम आपको रूबरू कराएंगे बिहार के अलग अलग किरदारों से। कल पहले एपिसोड में आप देखिए भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की कहानी, सिर्फ 3 घंटे और 8,000 रुपए खर्च करके कैसे तैयार हो जाता है एक ढिंचक भोजपुरी वीडियो सॉन्ग। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।